बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप सो यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आज के आर्टिकल के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ें तो हमें दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। पहली टर्म ये कि व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज़ मेंट बाय कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ज़रा पहले हम कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्सेलरेशन की तरफ भी आएंगे। फ़र्ज़ कर लो कि आपके पास एक बॉल है जो कि हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर पड़ी हुई है, राइट, और इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी मिल जाती है। फ़र्ज़ कर लो कि 2 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, 2 मीटर्स पर सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड में इसने 2 मीटर्स ट्रैवल करने हैं। ठीक है, जब हमने स्टार्ट में इसे ऑब्ज़र्व करना शुरू किया उस वक़्त 0 सेकंड्स हुए थे, मतलब कि अभी स्टार्ट किया था ना, इसलिए 0 सेकंड्स थे। एक सेकंड के बाद अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसने 2 मीटर्स का फासला तय कर लिया। ठीक है, और एक सेकंड के बाद भी इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर एक और सेकंड हुआ, यानी 2 सेकंड्स के बाद इसने 2 मीटर तय कर लिए, लेकिन अब भी इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, इसके साथ साथ अब नेक्स्ट सेकंड में यानी 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड थी। ठीक है, आप देखो कि ये जो रेड बॉल है इसकी वेलोसिटी हर सेकंड के बाद एक जैसी रह रही है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसको हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। अब चूंकि ये चेंज नहीं हो रही तो इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं, यानी एक जैसी वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या इस सिचुएशन में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? तो देख लेते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। तो आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? a = vf - vi/t, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 2 है। इनिशियल कितनी है? 2 2 - 2 और 1 2 - 2 0 हो गया। इज़ इट क्लियर? तो जब ये 0, आंसर क्या आ गया? एक्सेलरेशन 0। अगर मैं 0 से ओवरऑल सारे के सारे जितना भी ये हमने 3 सेकंड्स की बात की है इनकी बात करूं तो मुझे बताएं इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 2 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी भी क्या थी? 2 मीटर पर सेकंड। 2 - 2 क्या आ गया? 0। 0/3 = 0। इसका मतलब ये कि यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बट एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो नेक्स्ट टाइम हमें याद रखना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो? 0 हो। इज़ इट क्लियर? ये नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, अब मैं एक दूसरी मिसाल ले रहा हूँ। एक बॉडी जिसको हमने ऊपर से ड्रॉप किया। फ़र्ज़ करो ये केस आप देख सकते हो, जब हमने इसे ड्रॉप कर रहे थे उस वक़्त ये हमारे हाथ में थी गोया। जब हमारे हाथ में है, मोशन नहीं कर रही, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली 0 मीटर्स पर सेकंड होगी। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फ़र्ज़ करो इसी वक्त हमने इसको फेंका और ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी। अभी टाइम कितना था? 0 सेकंड्स। ठीक है, लेकिन हमने ऑब्ज़र्व किया कि जैसे ही 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई और गोया 0 से कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। तो मैं नीचे की तरफ जा रही है, मैं वेलोसिटी का एरो भी नीचे लगा देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मज़ीद 1 सेकंड हुआ तो क्या इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर्स पर सेकंड। इज़ इट क्लियर? इसी तरह से मज़ीद 1 सेकंड हुआ, यानी 3 सेकंड्स के बाद
इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई? 30 मीटर्स पर सेकेंड। अब एक सवाल है आपसे, वो ये कि वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज़ कितना है पहले सेकंड में, यानी सिर्फ हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो आप कहेंगे कि वी एफ माइनस वी ए ओवर टी। तो वी एफ क्या है हमारे पास? 10 माइनस ज़ीरो, यहाँ पे चलें लिख लेते हैं 10 माइनस ज़ीरो, और कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ गई? जस्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यानी इस इंटरवल से यहाँ तक, इस इंटरवल की बात करें, इधर से 10 से 20 तक, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना इंक्रीज़ आया वेलोसिटी का? तो ये देखें 20 माइनस 10 कितना होता है? 10, और टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। तो इधर भी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? इसी तरह से अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं, यानी 20 से 30 पर, यहाँ पर भी कितना इंक्रीज़ आया? 10 का 1 सेकेंड में। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या होगी? 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे हमारे पास इस सारी मोशन के 3 इंटरवल्स बने हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो हर इंटरवल के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। और इसके अलावा वेलोसिटी क्या हो रही है? मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है। इज़ इट क्लियर? बिकॉज ये एक्सेलरेशन ज़मीन की वजह से होती है लगी, और फोर्स कौन सी है? ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्स। इज़ इट क्लियर? फर्ज करो कि एक बॉडी है ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, हमने इसको अपवर्ड वेलोसिटी दी, शुरू में इसको वेलोसिटी दे दी 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, और शुरू में चूंकि हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ से शुरू की तो 0 सेकेंड्स हो गए। अब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, फोर्स किस तरफ लग रही है? नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है। तो 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कम हो गई, यानी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर्स पर सेकंड। और उससे नेक्स्ट में हमारे पास इसकी वेलोसिटी बिल्कुल अब जाके ये रुक गई, टॉप हाइट पे जाके ये रुक गई। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सॉरी, यहाँ 30 मीटर्स पर सेकंड हम दे रहे थे। अब इस इंटरवल से इस इंटरवल पे जाते हुए, यानी 0 से 1 सेकंड पे जाते हुए कितना इंक्रीज, कितना चेंज आया? तो आप कहोगे -10 का। 20 माइनस 30 क्या होता है? -10। इसी तरह से 10 माइनस 20 क्या होता है? -10। 0 माइनस 10 कितना होगा? -10। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हर सेकंड के अंदर कितना चेंज आ रहा है? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आ रहा है। इज़ इट क्लियर? चलो गुड, आगे चलते हैं। तो यहाँ से अब हमें एक चीज़ और पता चल गई कि अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रही है? बिकॉज ज़मीन नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। ठीक है। यानी वो फोर्स कौन सी है? ग्रेविटी की। तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। इसलिए हम इस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज़ इट क्लियर? चलो अब हम आगे चलते हैं। इसीलिए ये जो एक्सेलरेशन यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, इसका नाम ही हमने क्या रखा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अब ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो हम एक सिंपल सा सादा सा एक इसमें अमेंडमेंट ये करते हैं कि ए नहीं लिखते, बल्कि इसको स्मॉल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यानी जो हमारे पास एक्सेलरेशन ए है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। ओके हो गया। अब हम स्मॉल जी के बारे में थोड़ी सी मज़ीद बातें पढ़ेंगे। ठीक है। पहली बात ये कि इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली तो 10 होती है, लेकिन सतह समुंदर जैसे कराची हो गया जो कि समुंदर है, वहाँ पर जो वेलोसिटी, वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है। ओके हो गया। चलो अब हम आगे चलते हैं।
हम इस वैल्यू को मज़ीद बेहतर तरीके से निकालना चाह रहे हैं। जी की वैल्यू को डिफरेंट हाइट्स पर अगर हम जाएं तो जी की वैल्यू को के साथ क्या बनेगा वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर कोई भी दो मैसेज हैं जैसे m1 और m2 है, वो उनके सेंटर के दरमियान में डिस्टेंस फ़र्ज़ कर लो d है, तो ग्रेविटेशनल लॉ कहता है कि इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, कैपिटल जी। ठीक है, इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। 6.67 इंटू 10⁻11 इसका वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ओके। अब फ़र्ज़ कर लो कि इसी लॉ को हम यहाँ ज़मीन के तनाजुर में यहाँ पे देखते हैं। देखो, अब फ़र्ज़ कर लो कि ज़मीन का खुद का मास क्या है, कैपिटल M। ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है उसका मास क्या है, स्मॉल m। ठीक है, वो सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी हुई है और सेंटर से जो फासला है वो क्या है हमारे पास, r आ गया। तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक ज़मीन पे एक मास है स्मॉल m, राइट, और ज़मीन का खुद का मास कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनके दरमियान में जो फासला ऑब्वियसली वो ज़मीन के रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये मास ज़मीन को किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, या ज़मीन इस मास को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक वो क्या होगा, F इक्वल टू, ये जहाँ इस इक्वेशन को जो अबाव हमने लिखी है इसको ज़रा गौर से देखिएगा। जी वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया। अब इन दोनों मासेस के दरमियान में फ़ासला कितना है, r है। इज़ इट क्लियर? और इसी तरह से पहला मास को स्मॉल m लिख देते हैं और दूसरा मास हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इज़ इट क्लियर और नॉट? अब आपको पता है कि बेसिकली जो वेट होता है, वेट वही बुनियादी तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि मिसाल के तौर पे वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, पता है ना आपको। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ जो फोर्स है ये बुनियादी तौर पे क्या होगा, वेट होगा। और हम लोग जानते हैं वेट बुनियादी तौर पे किसके इक्वल होता है, mg के। फोर्स चलें इस तरह भी कर लें, F इक्वल टू m में तो होता ही है ना, और a यहाँ पे क्या हो गया, g के इक्वल हो गया। ओके हो गया। चलो अब हम मज़ीद इसको आगे करते हैं, जी m कैपिटल M ओवर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। देखो क्या ये वाला m और m कट जाएंगे, तो g के लिए हमारे पास एक ये वैल्यू होगी जी m ओवर r स्क्वायर। ओके हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, g और m ये तो कांस्टेंट हैं, क्योंकि g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी तो कांस्टेंट ही है। इसी तरह से r नो डाउट कांस्टेंट है, लेकिन हम अगर अबव मूव करें यानी ये वाली वैल्यू बढ़ जाए तो अल्टीमेटली g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे फ़र्ज़ कर लो कि ये मास जो यहाँ पर पड़ा हुआ था ये यहाँ से मूव करके थोड़ा सा ऊपर आ जाए, यहाँ तक आ जाए, ठीक है ना। और इसने अब कितनी हाइट ट्रैवल की है, फ़र्ज़ करो इसने हाइट ट्रैवल की है h हाइट ट्रैवल की है। इज़ इट क्लियर? अब अगर मैं सेंटर से बात करूँ, ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर से लेकर कितना फासला ये बनता है, तो ये कितना हो जाएगा, r प्लस h। तो अब मैं इसी फार्मूले को थोड़ा सा अमेंडमेंट ये करूँगा कि g हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जी m ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर। इज़ इट क्लियर? अब आप देखो कि डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी है, तो ऑब्वियसली g की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इज़ इट क्लियर? यही वजह है कि सतह समुंदर पर कराची में, रियाज के कराची में या कोई भी ऐसी जगह पर जो कि समुंदर के को टच कर रही हो, वो ज़मीन के करीब तरीन होती है वो सरफेस के लिहाज से, तो उस वहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि आर की वैल्यू कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम माउंटेन्स पर चले जाएं, K2 पर चले जाएं, माउंट एवरेस्ट पर चले जाएं, यहाँ पे आर थोड़ा सा निस्बतन ये वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ कर लें कि हम एक हाई अल्टीट्यूड पर चले जाएं,
तो जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड पर जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इज़ इट क्लियर और नॉट? होप सो ये बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलो ओके, लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि अगर हम कोई बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही हो तो उस वक्त इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगे। पहली बात ये कि ऑब्वियसली जब हम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बात करते हैं तो हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं लेते बट क्या कर लेते हैं, हाइट लेते हैं, और एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देंगे, यानी ए को रिप्लेस कर देंगे जी के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इस तरह हो जाएंगे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की जगह जी आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस की जगह एच आ जाएगा और ए की जगह अगेन जी आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये बहरहाल एक छोटा सा ही आर्टिकल था, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे वो बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। और इसको ज़रूर पढ़ें नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए, तो ये बहुत ही अहमियत रखता है क्योंकि वहाँ पर भी हम ग्रेविटेशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हम मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो